सो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा, हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे प्रोबेबिलिटी आज। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट विल अकर। सो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ आउटकम टू टोटल नंबर या टोटल आउटकम। सो डिजायर्ड आउटकम्स डाइस में से हमने निकाला कि अगर हम कोई फेस देखना चाह रहे हैं वो 1 हो या 2 हो या 3 हो। सो एक डाइस रोल किया तो क्या आएगा, हमारे एक फेस आने के चांसेस कितने 1/6 है, क्योंकि 6 आर द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन ऑकर और 1 इज अ लाइकली इवेंट या डिजायर्ड आउटकम। उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो हमारे फेवर में है। सो रोलिंग द डाइस इस तरीके से हमने निकाला। एंड अब लेट्स मूव फर्दर। टर्मिनोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज क्या है प्रोबेबिलिटी की? सो टर्मिनोलॉजीज क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट होता है या हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, तो लेट्स चेक कौन। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट और ए प्रोसेस फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। उसका आउटकम प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता सर्टेनिटी के साथ। एक होता है हमारा सैंपल स्पेस, द एंटायर पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड या is the sample spaces of the experiment. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक या एक से ज्यादा आउटकम, इनको बोलते हैं इवेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है? एंटायर पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम। तो हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे 3 टाइप के आउटकम है किसी इवेंट के सॉरी आउटकम ही इवेंट होते हैं किसी किसी प्रोसेस के या किसी एक्सपेरिमेंट के, हम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं इसे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? ये हमारे सैंपल स्पेस है। ठीक है, पॉसिबल सेट है, ये पॉसिबल सेट है, डिफाइंड नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये हो सकता है। और ये इवेंट क्या है? हमारे आउटकम्स है। आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब हमने यहाँ पे 17, अब कोई डिफरेंस नहीं पूछेगा इन दोनों के बीच में। मान लो हमारे 17 सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम हमारे 17 है, उसमें से हमारे सिर्फ 13 ही आए, तो हमारे इवेंट कितने हुए? कोई बताएगा इवेंट कितने हुए? 13। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट का तो आपको पता ही है। सर रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस में कुछ क्या डिफरेंस है? रैंडम एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ रैंडमली सिलेक्ट किया जिसका हम आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका हमें आउटकम नहीं पता। सर ये यूज कहाँ पे होता है? हम तो सैंपल स्पेस और इवेंट्स ही यूज करते हैं ना जनरली। जब तक ये नहीं करोगे ये कैसे होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस निकालते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते क्यों है? हमें कुछ आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं बट उसका हमें आउटकम नहीं पता रैंडम एक्सपेरिमेंट में। सैंपल स्पेस क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट करते हैं हम कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। सो पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और थर्ड होता है इवेंट, जो हुआ वो यहाँ पे इवेंट होगा, जो नहीं होगा वो सैंपल स्पेस का पार्ट हो सकता है बट इवेंट नहीं होगा क्योंकि वो हुआ ही नहीं, इट डिडंट हैपन। ओके, डाउट किसी को? नो सर। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। अब सी, हमने इवेंट की बात की। इवेंट क्या होते हैं? जो होते हैं। अब जो नहीं होते उनकी बात नहीं करेंगे, जो होते हैं उनकी बात करते हैं कि किस किस टाइप के इवेंट होते हैं। पहला है डिसजॉइंट इवेंट। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन आउटकम, कोई कॉमन आउटकम नहीं है।
एक इवेंट ए हुआ, एक इवेंट बी हुआ, इन दोनों का कोई कॉमन आउटकम नहीं है। ये अलग से हुआ, ये अलग से हुआ, कोई कॉमन कॉमन थिंग नहीं है इसके अंदर, commonality. So the outcome of a ball delivered cannot be a sixer and a wicket. I mean simple है, क्रिकेट खेला है, पता होगा कि एक ही बॉल पे विकेट भी आ जाए और सिक्स भी लग जाए, ये पॉसिबल है? No. एक सिंगल कार्ड ड्रॉ किया डेक ऑफ कार्ड में से, वो किंग एंड क्वीन एक टाइम पे हो सकता है? These are two different events. Any man cannot be dead and alive. मतलब वो he is dead and he is alive, दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकते। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। सो मैंने कहा कुछ कॉमन नहीं है। सो नॉन डिसजॉइंट इवेंट क्या होते हैं? नॉन डिसजॉइंट इवेंट कैन हैव आउटकम्स। नो बॉल पे सिक्सर पॉसिबल है? Yes. नो बॉल पे सिक्स लग सकता है क्योंकि कॉमन एरिया होता है, इन दोनों के बीच में कॉमनैलिटी होती है, बीच में कॉमनैलिटी होती है। ए स्टूडेंट कैन गेट 100 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड 100 मार्क्स इन प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल है? बिल्कुल है, ला सकता है। नॉन डिसजॉइंट इवेंट हो गया ये। नो बॉल पे सिक्स लगे, वो भी डिसजॉइंट नॉन डिसजॉइंट इवेंट हो गया। ओके Yes, sir. डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ पे कुछ? No. अब करते हैं बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीकों से होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे किया जाता है इसकी बातें करेंगे। पहला आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका यूज करते हैं हम। दूसरा करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम इनका यूज करते हैं। कुछ ज्यादा मैथमेटिक्स लग रहा है? No, sir. ओके, आई थॉट सो। ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाएंगे, बस समझ आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी रहेंगी। इनका यूज कैसे करना है, और इनको इतना यूज करो कि तुम्हें याद ही हो जाए। कोई चीज ज्यादा कर लो तो वो वैसे दिमाग में बैठ जाती है ना, तो वैसे ही यूज ज्यादा करना है तो आ जाएगा। याद करने की या रट्टा लगाने की कोई कोशिश नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये समझने की चीजें हैं। सो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो इक्वेशन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगी, डिस्क्राइब करेगी, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो ग्राफ ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ओवर ए रेंज, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है, तो वो कंटिन्यूअस होगा ओवर द रेंज। एरिया बाउंडेड बाय कर्व ऑफ डेंसिटी फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो जो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कर्व है, इट्स ए बेल शेप्ड कर्व, ठीक Yes, है। sir. ये पॉइंट ए और बी, इनके एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया, कितना होगा? 1. 1। अगर हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से मैथमेटिक्स किया है तो पता होगा कि ऐसे कुछ कर्व्स आते थे, बेल Yes, शेप्ड sir. कर्व, एरिया अंडर द कर्व, गॉसियन Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रेशन। So Yes, sir. probability that a random variable assumes a value between a and b is equal to the area under the probability density function bounded by a and b. So अब हमने कह दिया यहाँ पे जो हमारा एरिया है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एरिया था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कितना हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे है एरिया, ये जा रहा है अभी कर्व आगे। सो एरिया अंडर द कर्व कितना हो गया, 1। अब कहेंगे कि हमने कोई पॉइंट लिए ए एंड बी, तो कोई हमने रैंडम पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया डी, एक पॉइंट है
ठीक है। जो एक कोई हमने एक रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट किया, उसकी वैल्यू a एंड b के बीच में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम पॉइंट a टू b, या एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द कर्व PDF बाउंडेड बाय a एंड b। ठीक है, थ्योरी समझ आई? यस सर। दूसरे लोग सबको समझ आई? आई समझ? यस नो Yes, कुछ sir. बोलोगे? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन, फिर आगे मूव करते हैं। आगे क्या होगा हमारा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या था हमारा? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बेल शेप कर्व है, इसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आता है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट एसोसिएट द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x विद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएट करता है एक रैंडम वेरिएबल x को। सो इसमें जो फॉर्मूला है इज गिवन लाइक y इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू x टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा 2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला जिसमें हम x की बात करें तो x इज ए रैंडम वेरिएबल, म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, random variable is a variable with mean at 0 and variance equal to 1। वेरिएंस होगा इसका 1 एंड मीन होगा कितना, कहाँ पे? 0 पे। सो इट्स द एरिया अंडर दिस कर्व। और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ से जो हमारे पहले एक्सपेरिमेंट करके गए साइंटिस्ट लोग, उन्होंने अच्छे से बता दिया था। तो हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब रखना है, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग डीप इनटू दिस, मैथमेटिक्स का कोई सेशन नहीं ले रहे हैं हम, बस फोकस कर रहे हैं ताकि हमारा काम हो जाए। ओके, डाउट किसी को? सर पर इसका यूज कहाँ पे होता है? हम यूज आगे करेंगे इसका जब हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने की बात होगी, कहाँ पे कैसे होगी। आई मीन किसी भी इवेंट का पता लगाना कि वो होगा कि नहीं होगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हम अपना जो है यूजलेस डेटा बाहर कर सकते हैं हमारे, और डेटा क्लेंजिंग में काम आता है। डेटा क्लेंजिंग में होगा, और बहुत जगह पे किसी इवेंट के होने के चांसेस पे भी डिपेंड करेगा। आउटलायर्स निकाल सकते हैं उससे, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट अभी के लिए जस्ट लीव इट, क्योंकि डायरेक्टली से यूज इसका यूसेज है अंदर। यू कैन डायरेक्टली यूज ए कोड एंड उसे तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे, बट यू हैव टू नो, एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, इसके अंदर होता क्या है। ओके, यस सर। so let's come on to standard deviation and curve. Standard deviation and curve. So the graph of normal distribution depend on two factors, mean and standard deviation. So हमने बात की थी mean and standard deviation, इन पे हुई थी। So mean क्या है? Determines the location of center of graph। ठीक है, ग्राफ के सेंटर के बारे में बताएगा। मीन हमेशा सेंटर के बारे में बताता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हाइट क्या होगी ग्राफ की। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारी हाइट निकलती है और मीन हमारा सेंटर बताता है। तो ऑलमोस्ट ये चीज इनफ है ग्राफ के बारे में बात करने के लिए अभी के लिए। सो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लार्ज द कर्व इज शॉर्ट एंड वाइड। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है लार्ज होगा तो कर्व छोटा होगा, इसको हम L बोल देते हैं, इसको हम L1 बोल देते हैं। सो
L1 is greater than L. If standard deviation is small, the curve is tall and narrow. Standard deviation small हुई, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि सेंटर से हमारे मीन से हमारा जो वेरिएबल है उसका डिस्टेंस कितना दूर है, उसका डिफरेंस, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हुआ तो मीन से दूर होगा, मतलब हाइट कम होगी ग्राफ की, एरिया तो उतना ही रहेगा ना. ओके Yes, sir. सो अब आती है हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है? द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन of any mean of any independent random variable will be normal and nearly normal if sample size is large enough. ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विल बी नॉर्मल या फिर नियरली नॉर्मल होगा. नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? Perpendicular. मतलब लाइन. बाकी जग रहे हो? नींद तो नहीं आई? तो बोलो भाई. एक ने ही लिया हुआ पूरी क्लास का जिम्मा की मैं ही बोलूंगा बस, दूसरे बोल ही नहीं रहे. तुम भी अपना पार्टिसिपेशन करो. सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से क्या पता लगता है कि जो हमारा मीन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन of any independent random variable will be normal or nearly normal if the sample size is large enough. ज़्यादा होगा तो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया. यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया, नियरली नॉर्मल है क्योंकि सैंपल साइज ज़्यादा है. साइज कम है तो नॉर्मल नहीं होगा. सी सैंपल साइज ये देखो यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ पे भी हो गया. और अगर ये देखो ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इवेंट्स होते हैं जो कि एक सैंपल से मिल सकते हैं हमें. सॉरी, ये ग्राफ हम किस चीज का बना रहे हैं? रैंडम वेरिएबल जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमें, ये एक थ्योरम है जो हमें बता रही है, हम किसी का नहीं बता रहे. इस थ्योरम से हमें पता लग रहा है क्योंकि ये पहले निकाली जा चुकी है. और इन्होंने कहा क्या है कि पता चल इससे कि अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि रैंडम वेरिएबल, अगर सैंपल साइज कुछ ज्यादा लार्ज हुआ, सैंपल साइज क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स अगर वो ज्यादा हुए तो हमारा जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल होगा. नॉर्मल मतलब ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ऑलमोस्ट नॉर्मल. नॉर्मल का अगर मतलब? हम टेंजेंट लेंगे कर्व अच्छा, से. नॉर्मल परपेंडिकुलर कह रहे हैं. हाँ जी नॉर्मल. और क्या? नॉर्मल, मुझे लगा वो दूसरे वाला नॉर्मल, मतलब नॉर्मल. नॉर्मली इस तरीके से भी ये वाला तरीका है नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कर्व है, जैसे इसमें थोड़ी डेविएशन है कर्व में, काफी ज्यादा डेविएशन है. ओके, ये नॉर्मल कैसे है? एक नॉर्मल कर्व ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ऑलमोस्ट नॉर्मल. सैंपल ज्यादा होगा, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो एक नॉर्मल कर्व होगा. तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? अभी मैं पूरा पढ़ा के आ चुका हूँ, तुम अभी पूछ रही हो. चलो पीछे चलते हैं. ऑलमोस्ट ध्यान रखना एक नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है.
ओके, जितना ज़्यादा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इसको ऑलमोस्ट ले सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है। अब इस पे अगर हम बात करें, अब हम नॉर्मल की बात कर रहे थे, सी डेविएशन एंड नॉर्मल कर्व्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब के सब, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, ये भी सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन। सैम्पलिंग अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सैंपल को। एग्जैक्टली ग्राफ के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे ना सैंपल को, मैं इतनी देर से यही तो बता रहा था। किसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये होगा, तो वो सैंपल का पार्ट है तभी तो होगा, इसका पार्ट तब भी होगा जब वो सैंपल का पार्ट होगा। आई मीन कोई इवेंट कैसे होगा, जब वो सैंपल का पार्ट होगा तभी तो वो इवेंट होगा, वरना तो एक आउटलायर नहीं हो गया कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। सही कहा मैंने? ओके, यस सर। डाउट किसी को कुछ भी हो पूछ लो, फटाफट पूछ लो, कोई इश्यू नहीं है, डाउट जितना ज्यादा आएगा उतना बेटर है। आपके डाउट्स मुझे भी इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। पूछना है किसी को? माधव, पलक, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो ग्राफ इज ऑलमोस्ट ए नॉर्मल कर्व, ठीक है, ज्यादा कर्व ही नहीं है, एंड जितनी ज्यादा सैम्पलिंग होगी सी यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन काफी कम है। देखो तो यहाँ पे ये डेविएशन कम का हो गया, ये डेविएशन ज्यादा का हो गया, एंड इट्स अ नॉर्मल कर्व। हम परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी तो हमारा ऑलमोस्ट एक नॉर्मल हाइट का कर्व होगा, सॉरी नॉर्मल एंगल का कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें पता लगती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, पता होना चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए बातें, याद नहीं करो तो भी चलेगा बट ध्यान में होनी चाहिए कि ये सब ऐसे होता है, थ्योरी अच्छे से होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तीन टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है। सो इनको डिस्कस करते हैं, चलो। आज प्रोबेबिलिटी ओवर हो जाएगा, सो डोंट वरी, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसकी बात की थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये मैथमेटिकल पार्ट। नाउ हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की। सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, एक सिंगल इवेंट के। अब चलो क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट बताओ मुझे। मैंने डेक ऑफ कार्ड में से 52 कार्ड का डेक होता है, पता होगा सबको, पता है सबको? Yes, sir. यस सर। उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेड का एस आए, स्पेड का 1/50. 1/52। ओके, अच्छा, तो सारे के सारे फेस कार्ड आए, कोई भी फेस कार्ड आ सके, 12/52। 12/52. 12/52। ओके, हर कोई दो दो नंबर आए, 4/52. कितना? 4/50। 4/52। ओके, सो इसका एक्सप्रेस करने का तरीका है कि पी ए जो है इज इक्वल टू समेशन ऑफ i to 1 to k p xi। सो xi इज ए रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि 3, 4 और 5 इनमें से कोई भी आ सके, एक एक उठाना है, एक सिंगल इवेंट है, इनमें से कोई भी आए। 12/52.
और कोई बताएगा? इसने कहा 12/52। माधव सही है? यस सर। फलक सही है? यस सर। हाँ जी तोमर साहब। यस सर। सही है, चलो अब सबने कह दिया फिर तो सही होगा। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि इट इज ए मेजर ऑफ टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। एक टाइम पे दोनों इवेंट हो रहे हैं। सो एक एग्जांपल है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड इज एन एस ऑफ हार्ट। एस ऑफ हार्ट, अब मुझे कार्ड कोई इतने ज्यादा अच्छे से नहीं आते हैं, मुझे हार्ट्स, डायमंड्स, एस एंड स्पेड का पता है। आई मीन एस तो ये हो गया, इक्के को बोलते हैं, बट हिंदी में नहीं पता, कुछ पान वान करके बोलते हैं इसे शायद, आई डोंट नो, अच्छे से नहीं पता, सो सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड इज एन एस ऑफ हार्ट्स, तो पी क्या होगी? ये इक्का होना चाहिए और वो भी हार्ट्स का। 1/52। 1/52 प्रोबेबिलिटी होगी। यस सर। बट इसमें हमने इवेंट कितने किए हैं? देयर आर 13 हार्ट कार्ड्स, उसमें से कितना है? एक ही इक्का है। तो पहले हम निकालेंगे ये हार्ट वाला कार्ड की, एंड देन उसके साथ हम निकाल लेंगे 13 में से इक्का है। ओके 1/52 निकालने का पहले निकलेगा 1 बाय, कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं ना कार्ड, यस 13 टोटल कार्ड 13 होते हैं। और ये हमारी प्रोबेबिलिटी कि हार्ट्स का है तो 1/4 होती है, तो ये आ गई 1/52। 52। ठीक है, कोई डाउट, प्रॉब्लम, कुछ भी? नो सर। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? Probability of an event or outcome based on the occurrence of previous event or outcome। पिछला event होगा तभी वो होगा, वरना होगा नहीं। So conditional probability of an event B is the probability that event will occur given that event A has already occurred। A हो गया फिर ही B होगा, अगर A नहीं हुआ तो B की होगा कि नहीं होगा? नो। अगर तुम सिग्नल नहीं तोड़ोगे तो चालान नहीं कटेगा। अब तुम्हारा इवेंट है कि तुमने सिग्नल तोड़ा, फिर उसके बाद इवेंट भी क्या होगा? तुमने देखा कि चालान लाइट कट की उस साइड पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, पुलिस का ऑफिसर खड़ा है, पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, तो क्या होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, यस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके सो सिग्नल मत जंप किया करो, अब तो चालान भी महंगे हो गए हैं, काफी महंगे। सो दो कंडीशंस हैं, एक है कि द if A and B are dependent events and then the expression for probability for conditional probability is given by P of B बाय ए। by A नहीं है, ओ मतलब after A has happened। So probability of A and B, A and B, और नहीं है, and है, A and B divided by probability of A। probability of A and B कैसे निकलेगी? निकाली थी हमने, एक हमारा 1/13 A भी हुआ और B भी हुआ था। ऐसे ही ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगी, इनका मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा और हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ A से हमें डिवाइड करना है। A एंड B एक साथ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ध्यान रखना हमेशा।
So if A and B are independent event, then expression for conditional probability is given by probability of B of A is equal to probability of B, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे दो की, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ओके कोई डाउट नो सर. पूछना हो किसी को कुछ? अब इसका यूज केस करते हैं. सो यहाँ पे सैलरी पैकेजेस की बात की है कि सैलरी पैकेजेस की, और